स्वागत है आप सबको कॉमर्स क्लासेस में, डीएन कॉमर्स क्लासेस में। और हमने पिछली क्लास जहाँ पे अपनी ख़त्म की थी वो थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने शुरू कर दिया था। और आज समय है उसके आगे की बात करने का। तो 2 क्लासेस हार्डली और बची हैं और 2 क्लासेस के बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा। जिसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो चीज़ें बचेंगी वो बचेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। जिसके बाद जो है ये पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अब हम जो टॉपिक अपना जहाँ पे ख़त्म किए थे लास्ट टाइम, उसको वहाँ पे आगे शुरू करते हैं। तो हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था और उसके बाद जब हमको जो नया पार्ट शुरू करना है, तो वो हमारा पार्ट है ग्रॉस प्रॉफिट का और नेट प्रॉफिट का। ये दोनों है क्या? तो एक्चुअली जो मेन कोर चीज़ हम जो कह सकते हैं, तो कोर चीज़ इसमें ये है कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये बेसिकली होता है कि जो हमारा कोर ऑपरेशन होता है बिजनेस का। कोर ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? कोर ऑपरेशन का मतलब हो गया कि बिजनेस कोई चीज़ या तो परचेज करके उसमें कुछ ऐड करके बेचता है, या तो उसका प्रोडक्शन करके उसको बेचता है। और उसके बाद एक पार्ट हो गया खरीद, मतलब प्रोडक्शन का या परचेज का। सेकंड पार्ट हो गया सेल। तो खरीदना और बेचना, ये मेन कोर काम है, जिससे जो है बिजनेस हमारा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो जो हमारा ये कोर काम है, इस कोर काम के बाद क्या प्रॉफिट होता है, जिसको हम कहें कि हमने जो सामान बेचा उसके बाद जो सामान की लागत थी और सामान को बेचने के बीच में हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है नेट, ये सॉरी, एग्जैक्ट आपका डिफरेंस किसमें, कि आपने कितने का सामान बेचा। ये हम कह सकते हैं कि परचेज और सेल्स, इनके बीच का डिफरेंस है। सीधी सी बात है, सेल्स आपका ज़्यादा अमाउंट का होगा और उसमें से जब आप माइनस करोगे परचेज को, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। अगर इसके अपोजिट है तो आपका वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस लॉस। ये होता क्या है? तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यानी परचेज हमने जो किया है और परचेज को सपोर्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं, डायरेक्ट चीज़ें, उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक तरफ हो जाते हैं और सेल्स दूसरी तरफ होता है। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे परचेज जो है, परचेज लेस रिटर्न, और सेल्स लेस रिटर्न्स को हम लेते हैं, यानी एग्जैक्ट नेट जो परचेज की और नेट जो सेल्स की वैल्यू होती है उसको लेते हैं। तो एक और चीज़ है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट क्या है? तो नेट प्रॉफिट है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो हो गया हमारा, यानी कोर जो था हमारा बिजनेस का, उस कोर के बाद भी बिजनेस को चलाने के लिए कई सारे जो है हमको खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, ठीक है, सैलरी के अलावा रेंट हो गया, और बहुत से ऐसे खर्चे हैं जैसे इंटरेस्ट हमने पेमेंट किया। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हम व्यवसाय में करते हैं और हमारी कई जगह से इनकम भी होती है। जैसे कई जगह से इनकम होने का मतलब क्या हुआ, कि हम हो सकता है कि कहीं इन्वेस्ट किए हों, उस इन्वेस्टमेंट पे हमको इंटरेस्ट मिल गया हो, ठीक, और कहीं हमको किसी तरीके से जो है कुछ हमारी आय हो गई हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, और फर्दर आपको कुछ इनकम होगी और फर्दर आपके कुछ एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है डायरेक्ट हमारे डायरेक्ट हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो इस वजह से ये जो भी चीज़ें होंगी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे हमारे, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस और रिसिप्ट्स कह सकते हो आप, या इनकम, ये सारे आपके कहाँ जाएंगे? ये आपके पीएल अकाउंट में जाते हैं और वहाँ पे फिर आप निकालते हो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया कि सारे खर्चे आपने जोड़ लिए और सारी जितनी आय है आपकी जोड़ ली। उसके बाद जो डिफरेंस रहा, अगर आपकी आय ज़्यादा है खर्चे कम है तो नेट प्रॉफिट, अन्यथा आपको नेट लॉस होगा। तो ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको और फर्दर समझने के लिए हम चलते हैं ज़रा ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट क्या है? तो बेसिकली हमने पिछले टर्म में पढ़ा था कि हम 2 अकाउंट बनाते हैं जो कि हमारा इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। तो वो क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। तो होता क्या है? तो बड़ी सिंपल से टर्म है कि जो भी आपके व्यवसाय की कोर चीज़, आप इसको लिख सकते हैं कि कोर जो भी होगा,
यहाँ आप कहेंगे कि जो भी डायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम, तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, जो कि यह दिखाता है कि जो मूल चीज़ है व्यवसाय का करने का, जैसे आप व्यवसाय जो कर रहे हो, क्या है, व्यवसाय में आपका सामान बेचना, सामान खरीद के, यही मूल है। तो मूल चीज़ के लिए जो भी खर्चे आप कर रहे हो और जो भी आय जनरेट हो रही है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा या जो भी एंट्रीज होंगी वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं। ट्रेड का मतलब आप ट्रेड समझ सकते हो कि व्यापार होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला जो अकाउंट बनता है, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं पीएल अकाउंट का। पीएल का वो ओपनिंग बैलेंस होगा, और उसके बाद चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, वो आप ब्रॉट डाउन करोगे। उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर से जो अन्य एक्सपेंसेस होंगे व्यवसाय में, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस चलता है तो बहुत सारे अन्य खर्चे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स। तो इनडायरेक्ट से जो भी होंगे आपके एक्सपेंस और इनकम, वो आपके जाएंगे पीएल अकाउंट में, और इसके बाद जो कुछ भी निकल के आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस होगा, और जो कुछ भी निकलेगा वो यहाँ से बैलेंस शीट में जाएगा। अब इसको हम जरा देख लेते हैं आगे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया, सेल्स आपकी कोर चीज़ है, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आएंगे, तो देखिए उसके बारे में दिया हुआ कि नेट प्रॉफिट कहाँ निकलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट मैंने बताया कि ब्रॉट डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो भी इनकम है उनको ऐड कर लेंगे, और फिर जो अलग से एक्सपेंसेस हैं उनको हम माइनस कर लेंगे। तो इसका एक फॉर्मेट हम देख लेते हैं। तो ये एक इसका फॉर्मेट है, और ये इसका जो फॉर्मेट है, ये हम देख सकते हैं। इसको और छोटा कर देते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, शायद ये अभी पूरा नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है, ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट हम ऊपर फॉर्मेट में लिखते हैं, सॉरी फॉर्मेट नहीं दिख रहा होगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। उसके बाद देखिए ये डेबिट साइड हो जाता है इधर का, और इधर का क्रेडिट साइड होता है। डेबिट में हमारे सारे खर्चे जाते हैं, ठीक है, खर्चे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, और क्रेडिट में हमारा क्या जाएगा, क्रेडिट में हमारी सारी इनकम्स जाएंगी। तो सारे हमारे खर्चे और इनकम का हमने देख लिया हिसाब किताब। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट ही हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट है। इसमें आप देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। तो यहाँ पे शुरुआत जो होगी हमारी, वो होगी ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक गया, उसके बाद परचेज देख रहे हैं आप, परचेज कैसा है, परचेज लेस रिटर्न, यानी एग्जैक्ट जो नेट परचेज आपका है। फिर टू कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट देखिए आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और वेजेस भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि आप जान रहे हो कि कोई भी सामान आपने परचेज किया है तो उसको बेच कब पाओगे, जब वो आपके पास होगा। तो उसको लाने के लिए आपको क्या होगा, भाड़ा देना होगा। कैरेज इनवर्ट वही भाड़ा होता है। और वेजेस है कि आप हो सकता है कि मजदूर लगाओगे उस सामान को उतरवाने के लिए, तो वो वेजेस हो गया। तो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ये देखिए एक तरफ हो गए। सेकंड पार्ट में आप देख पा रहे होंगे सेकंड तरफ कि एग्जैक्ट जो आपका है सेल्स है, और लेस रिटर्न हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक भी जाता है, क्यों, क्योंकि जो सामान बचा रह गया है उसको आप दिखाओगे। इस तरफ आप देख सकते हो कि जो भी स्टॉक आपके पास पहले से था प्लस आपने जितना किया, यानी आपके पास साल भर बेचने के लिए कितना माल था वो एक तरफ हो गया खर्चे जोड़ के, और आपने कितना बेच पाए वो एक तरफ हो गया, और क्या बचा है वो दिखाया। इसका डिफरेंस आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट आया तो इस तरफ आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आप जान ही रहे हैं। लॉस आया तो इस तरफ, जो भी होगा, प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा, और लॉस हुआ तो डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितने अलग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और आपकी इनकम्स हैं वो सब यहाँ पे आ गई। जैसे सैलरीज आप देख रहे हैं, कैरेज आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब हो गया कि सामान होने के बाद आपके पास आ गया, बेचने के लिए आपने ये किया है। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस आप देख रहे हो, डिप्रिसिएशन देख रहे हो, बैड डेप्स, एडवर्टीजमेंट, मतलब सारे जो भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, ये सारे हैं। उसके अलावा जो आपके एब नॉर्मल जो आपके सारे खर्चे हैं, जैसे लॉस बाई फायर, ये सब चीज़ें भी आपके कहाँ पे, यहाँ पे आ गए। उसके अलावा आप इनकम साइड में देख पा रहे हो कि इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड अर्न, रेंट अर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब चीज़ें कहाँ आ गई, यहाँ इधर आ गई। और अगर कोई फिक्स्ड असेट्स वगैरह को आपने सेल किया है तो उस पर अगर कोई प्रॉफिट वगैरह हुआ इन्वेस्टमेंट में तो उसको दिखा रहा है। उसके बाद फाइनली या तो अगर आपका इनकम साइड ज़्यादा हुआ और एक्सपेंस साइड कम तो प्रॉफिट होगा, तो इस प्रॉफिट को आप फाइनली कहाँ, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट जाता है और कैपिटल में ऐड होता है, और अगर लॉस हो गया तो वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये हमारा जो है पूरा एक इसका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का फॉर्मेट है। उसके अलावा इसकी एंट्री क्या होती है, तो इसकी एंट्री जो है आप देख सकते हैं कि फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए हमने बताया कहाँ पे जाएगा, कैपिटल में जाता है, बैलेंस शीट में। तो जब आपका प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल को बढ़ा देगा।
कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगी तो उसका मतलब क्या होगा, वो क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट होगी, तो टू कैपिटल आप समझ सकते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है क्यों, क्योंकि डेबिट साइड में हमारा जो है एक्सपेंसेस कम होते हैं और जब इनकम ज़्यादा होती है तभी प्रॉफिट होता है, तो डेबिट साइड को बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड में जाता है, इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट के ट्रांसफर की एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हो गया तो सेम केस उल्टा हो जाएगा, लॉस होने का मतलब हो गया कि आपकी कैपिटल घट जाएगी, तो कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, और अगर कैपिटल घट रही है तो इसका मतलब उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगी डेबिट। और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आपका इनकम्स कम है, इनकम कम है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंसिंग करने के लिए आप जो है लॉस को किधर, क्रेडिट साइड में डालते हो, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री हमने यहाँ पे इसकी देख ली। और ये जो आप देख पा रहे हो पार्ट, ये आपका जो पार्ट है ये हमने लिया है सीबीएसई की बुक से, एनसीईआरटी से, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो। और इस बुक का होने का तरीका ये है कि हम सिस्टमेटिक हर एक चीज़ पढ़ पाते हैं और कहीं पे कोई भी टॉपिक छूटता नहीं। अगला जो हमारा मेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया कि कितने का सामान बेचा गया। तो देखो भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब मैंने पहले भी समझाया था और अभी भी आप इसको देख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया कि कितने का माल आपने बेचा है, कितने का आपने सामान बेचा है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो भी आपका ये ओपनिंग स्टॉक है, यानी साल के शुरुआत में आपके पास जो सामान पहले से बचा होगा, प्लस आपने कुछ सामान और परचेज किया होगा बेचने के लिए, ठीक, वो सामान आपने खरीद लिया और उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने जोड़ा होगा, ये हो गया। और अंत में क्या बचा होगा कि जो सामान नहीं बिक पाया होगा वो बचा होगा। तो आप सीधे सी बात बताओ, आप इसको इस एग्जांपल से समझो कि आपके पास साल के शुरुआत में आपके पास 10 बिस्किट थे, तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए डायरेक्ट, सॉरी, ये आपका हो गया ओपनिंग स्टॉक। उसके अलावा आपने साल में 1000 बिस्किट परचेज कर लिए बेचने के लिए, और इसमें मैं समझ सकता हूँ कि मान के चलिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ा हुआ है, तो जो भी हो। और इसके अलावा अगर हम वैल्यू के हिसाब से चलें तो मान के चलिए कि ये 100 रुपये की हो गई, और 1000 का मतलब 10,000 की वैल्यू हो गई। और फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पे किए हैं, सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हमारे मान के चलिए 1000 के हो गए होंगे अगर। और फिर क्या बचा होगा, साल के अंत में हम देखेंगे कि हमारे पास, अरे भाई अभी 100 बिस्किट बचे हैं, यानी ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो हम अगर पूछें ये कि भैया आपके पास कितने का जो है आपने सामान बेचा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हमने भैया साल की शुरुआत में देखिए हमारे पास 10 बिस्किट थे, ठीक, उसके बाद हमने 1000 बिस्किट और परचेज किए, प्लस हमने कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, तो इतना जो सामान है, जो इतना इसको हम बेचना चाहते थे, यानी कितने का, 10,000, 11,000 और 11,100 का सामान हम बेचना चाहते थे। और अंत में हमारे पास लेकिन कुछ सामान बच गए, जैसे 100 बिस्किट बच गए जिसकी वैल्यू 1000 है, इसका मतलब 1000 रुपये का सामान नहीं बिका। 11,100 का हम सामान बेचना चाहते थे और 1000 रुपये का सामान हमारा नहीं बिका, तो इसका मतलब हमारा सामान बिका कितने का, हमारा सामान बिका 10,100 का, यही है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेज को ऐड कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं, और अंत में जो हमारे पास सामान बचा है माइनस क्लोजिंग स्टॉक को कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का हमने सामान बेचा वो हमारा सीधे कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, और इसके कुछ अलग अलग छोटी चीज़ें हैं, उसको आप देख सकते हैं अगर बुक में देखेंगे। और उसके बाद एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, तो सिंपली अगर हम कहें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल जो ऑपरेशन की एक्टिविटीज़ से जो भी प्रॉफिट होता है उसको ऑपरेटिंग हम प्रॉफिट कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी होता है हमारा, ये अगर हम कहें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ब्याज और टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट होगा वही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम देखें कैसे निकालते हैं, तो जो कि हमारा नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट हमारा पीएल अकाउंट से निकल गया। अब पीएल अकाउंट से जब हमारा भैया नेट प्रॉफिट निकल गया, तो उसमें जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो हमने घटा दिए होंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसको हम वापस से ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और जो हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को जोड़ लिया होगा उन नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
तो उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा, इसके बाद हमारा निकल जाएगा हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जो नॉर्मल ऑपरेशन से हमारा बिजनेस होगा। अच्छा, ऑपरेशन क्या है, इसका मतलब अगर हम कोर चीज़ में समझें कि ये है क्या एग्जैक्टली देखो दोस्तों, ये है कि जैसे बिजनेस का एक ऑपरेशन हो गया कि जो प्रोडक्शन का हो गया डायरेक्ट, उसके अलावा कुछ हमारे प्रोडक्शन के काम हो गए इनडायरेक्ट। लेकिन ये सारी गतिविधियाँ क्या हैं, ये सारी बिजनेस के अंदर की चीज़ें हैं और इसलिए हम इसको ऑपरेशन बोलते हैं, यानी बिजनेस का जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी चीज़ें हैं। पर जो आपके इंटरेस्ट वगैरह हैं ये बिजनेस के ऑपरेशन के नहीं है। मान के चलो कि आपने कहीं सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कर दिए और वहां से आपको जो है कुछ ब्याज मिल गया, तो क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए इस तरह के इंटरेस्ट को हम हटा दिए। टैक्स है तो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट की एक रेगुलेशन है, पेमेंट है, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। और चीज़ जो व्यवसाय के अंदर हो रही है, व्यवसाय के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे हमारा सैलरी का पेमेंट हो गया, अन्य चीज़ें हो गई, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरी है उन चीज़ों को लेते हैं। क्या अगर इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज हम कहीं इन्वेस्टमेंट किए अगर उसको हम ना इन्वेस्ट करें तो क्या बिजनेस हमारा घट जाएगा? नहीं, बिजनेस हमारा तब भी चलेगा। लेकिन अगर हम सैलरी की पेमेंट नहीं करें, यानी सैलरी पे लोगों को ना रखें, पेमेंट ना करें, क्या बिजनेस चल पाएगा? नहीं, तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ऑपरेटिंग हम प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं कि जो ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं हम उसको लेते हैं व्यवसाय में। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। और अब उसके बाद बैलेंस शीट को हम देखते हैं। तो बैलेंस शीट में जैसा कि आप सब लोग जानते हो, बैलेंस शीट में हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है कि एक तरफ देखिए लाइबिलिटी होती है, दूसरी तरफ असेट्स होती हैं। और लाइबिलिटी क्या होती है, तो लाइबिलिटी देखिए एक ऐसी चीज़ होती है, सीधे से अगर हम कहें कि बिजनेस को जो कुछ भी पेमेंट अगर किसी को करनी है, ठीक, बिजनेस को अगर कहीं पे भी पेमेंट करनी है तो वो उसकी लाइबिलिटी हो। जैसे कैपिटल, तो कैपिटल की अगर हम बात करें तो मालिक, अगर व्यवसाय का जो मालिक है, ओनर जिसने कैपिटल दी, वो अगर कल को बिजनेस बंद करें या बिजनेस से मांगने लगे तो बिजनेस को क्या है, कैपिटल देनी पड़ेगी। अब बिजनेस कहीं से लोन लिया है तो लोन भी आप जान रहे हो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म किसी से लोन लिया है तो वो भी क्या करेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। सैंड्री क्रेडिटर्स, किसी से पैसा लिया और अगर वो पैसा आ गया मांगने तो आपको देना पड़ेगा। बिल्स पेबल, आपको पेमेंट करनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने एक्सेस पैसा निकाल लिया, आपको पेमेंट करनी ही करनी। तो जहाँ पे भी आपको पैसा देना है, आपका दायित्व बन रहा है, वो आपका लाइबिलिटीज साइड में जाएगा। असेट्स क्या है, असेट्स में वो सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जिसको बिजनेस कैश में कन्वर्ट कर सकता है, यानी बिजनेस का जिसपे मालिकाना हक होता है और बिजनेस जिसको बेच के पैसा कमा सकता है। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर आप जान रहे हो मालिकाना हक है और बिजनेस इसको जब चाहे बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता है। कैश खुद में कैश है, बैंक अकाउंट जो होगा वो भी कैश में। गुडविल है, गुडविल का आप जानते हो कि नॉर्मली क्या होता है कि जब पार्टनरशिप में आप देखोगे कि गुडविल आपका क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स है। लेकिन जब नॉर्मली तो उसका कोई ऐसे सेल आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो गया, रिटायरमेंट होगा, तब वैल्यूएशन करके आप इसका क्या है, इसका प्रीमियम दिया जाता है। उसके बाद सैंड्री डेटर्स हैं, तो इसका मतलब आपने किसी को पैसा दिया है, आपने किसी को पैसा दिया तो जब आप उससे चाहोगे पैसा ले सकते हो। तो यानी ये भी क्या है, आप कैश का क्लेम करोगे। लैंड एंड बिल्डिंग से अगेन आप इसको बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो गया कि जो इस साल का सामान बचा है, तो सीधी सी बात है अगले साल ओपनिंग स्टॉक होगा और वो सामान आप बेच ही दोगे, तो वो भी कैश में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस शीट का। तो आप दोनों पार्ट समझ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका ये कैपिटल साइड, लाइबिलिटी साइड है, और ये जो आपका असेट साइड है, ये दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बैलेंस आपका हमेशा इक्वल ही आएगा। और ये एज एट बनाया जाता है कि फला तारीख को ये पोजीशन है, ये पोजीशन बताता है कि किस स्थिति में है व्यवसाय। और इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि कंपनी शेड्यूल 3 और पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो भी पूरा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट होगा। हालांकि ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप का देख रहे हैं, और जो कंपनीज का होगा वो आगे हम जब कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे तब वहाँ पे उसका बैलेंस शीट उसका हम देखेंगे। तो ये हमारा बैलेंस शीट का पार्ट हो गया। और बैलेंस शीट में एक और चीज़ जो आती है वो आती है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। तो मार्शलिंग और ग्रुपिंग क्या है, तो देखिए सीधी सी बात है कि आप जो इसमें देखो कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक। तो इसको हम इस हिसाब से कर सकते हैं कि या तो हम जिन चीज़ों को पहले बहुत जल्दी मान के चलिए एसेट्स हैं उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पहले ले लें लिक्विडिटी के हिसाब से। यानी जो आपकी सबसे पहले करंट एसेट्स आएंगी, फिर नॉन करंट एसेट्स आएंगी, और फिर मतलब फिक्स्ड एसेट्स, इस तरह से। या तो उसको हम क्या है कि फिक्सचर के हिसाब से कर सकते हैं कि जो आपको बहुत लंबा जो फिक्स है जिसको आप तुरंत कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जैसे मान के चलो कि आपकी बहुत बड़ी मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें। तो ये होता है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग का। उसके अलावा मतलब हम अलग अलग इसमें कंटेंट्स देख लेते हैं। तो क्या क्या है, तो करंट एसेट्स का मतलब हो गया, करंट एसेट्स ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी संपत्तियाँ होती हैं जिनको आप एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो।
जैसे आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, जो कि आप अभी हम क्लोजिंग स्टॉक के रूप में पढ़े थे या ओपनिंग स्टॉक के रूप में। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स हो गए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। ये सारी चीज़ें क्या है, आप 1 साल के अंदर इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर करंट लायबिलिटी सेम इसी तरीके से, कि ऐसी लायबिलिटीज जिसको आपको पता है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें। फिर फिक्स्ड एसेट्स की बात आती है, तो फिक्स्ड एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो बिजनेस में लंबे समय के लिए रहती हैं, ठीक है। और ये बेचने के पर्पज से नहीं ली जाती हैं, बल्कि इनका जो पर्पज होता है वो होता है कि बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, ठीक। और चूंकि इसमें कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा लगता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड ब्लॉक या ब्लॉक कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लग जाता है। मान के चलो कि 1 करोड़ की कोई मशीनरी आ गई, तो क्या हुआ, 1 करोड़ रुपए एक मशीन में लग गए आपके। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स, तो इंटेंजिबल एसेट्स में हम देख सकते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स में हमारा क्या आएगा, कि जो भी ऐसी संपत्तियां जिनको हम देख या छू नहीं सकते हैं, तो जैसे गुडविल हो गया, फिर पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स हैं, ये सब चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स का हो गया। इन्वेस्टमेंट, आप लोग जान ही रहे हो कि बिजनेस कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज़ में या लैंड और बिल्डिंग में, किसी भी जगह अगर वो इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग को हालांकि सेपरेटली जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कई जगह ज़्यादातर हम अगर बात करें तो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक। तो उसको हम यहाँ पे लेंगे। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो बहुत लंबे समय के लिए, जैसे बिजनेस में मान के चलो कि 10 करोड़ का लोन ले लिया है, तो बहुत लंबे टर्म का होगा, तो इस तरह से लॉन्ग टर्म बारमिंग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आती हैं। फिर कैपिटल हो गया, तो कैपिटल हम सीधे से बता सकते हैं कि कैपिटल हमारा जो है, मालिक का जो पैसा लगा हुआ है व्यवसाय में, वो कैपिटल होगा। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो आउटसाइडर की लायबिलिटी, देखो असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी हमने पढ़ी थी, और ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, और फिर से हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि असेट्स इज इक्वल टू हमारा भी लायबिलिटी होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, असेट्स इज इक्वल टू क्या होगा, असेट्स इज इक्वल टू आउटसाइडर्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लाइबिलिटी कहाँ से आएगी, तो लाइबिलिटी आती है असेट्स में से, आउटसाइडर लाइबिलिटी को माइनस कर दो तो कैपिटल का हिस्सा निकल जाएगा, जो कि आप सीधे से जानते हो कि इक्वेशन का अगर इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि असेट्स में से अगर आप लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपकी कैपिटल का पार्ट निकल आएगा। उसके बाद ड्राइंग होता है, तो ड्राइंग होता है कि प्रोपराइटर ने, मानी मालिक ने, जो भी पैसा जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए व्यवसाय से निकाल लिया है, तो ये क्या करते हैं, चूंकि आप मालिक ही पैसा लगाया है और मालिक फिर वही पैसा अगर निकाल ले रहा है, तो उसका मतलब मालिक ने लगाया क्या था, मालिक ने लगाया था कैपिटल, और अगर उसमें से ड्राइंग निकाल ले रहा है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस हो जाएगी। अब उसके बाद मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग का हमने बता दिया लिक्विडिटी और परमानेंस के बेसिस पे, तो उसको आपने देख ही लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये क्या है, इन ऑर्डर और परमानेंस। तो परमानेंस में हमने देखिए सबसे पहले जो फिक्स्ड है उसको रखा है, फर्नीचर है, इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा कैश में कन्वर्ट करने में। फिर डेटर है, फिर बैंक और कैश, कैश तो कैश ही है, तो देखिए सबसे नीचे है। और लिक्विडिटी के बेसिस पे देखिए तो कैश सबसे पहले है, क्योंकि कैश सीधे से कैश ही है, लिक्विड है। फिर बैंक का, आप सीधे बैंक जाओगे, चेक से पैसा निकाल सकते हो। फिर तीसरा क्या है, डेटर है, डेटर है आपने किसी को उधार दिया तो कुछ समय लगेगा उस समय। फिर फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट्स है, उसको आप बेचोगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो लिक्विडिटी की बेसिस पे उल्टा हो गया। और ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया, तो ग्रुपिंग का हमने कहा था कि जैसे अभी हमने बताया था कि ग्रुप किस बेसिस पे करते हैं, तो देखिए आप ग्रुप कर सकते हैं कि करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये इस बेसिस पे ग्रुपिंग हो गई। किस ग्रुप में डाला, तो जैसे करंट एसेट्स में देखिए आपने ये सारे ग्रुप, एक ग्रुप बनाया करंट एसेट्स का, उसमें 3 चीज़ें आ गई। एक ग्रुप बना नॉन करंट एसेट्स का, तो उसमें ये आ गए। और उसी हिसाब से आप देखिए कि ओनर्स फंड एक ग्रुप बना, नॉन करंट लाइबिलिटी एक ग्रुप बना, करंट लाइबिलिटी एक ग्रुप बना, तो इस बेसिस पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ पार्ट दिया हुआ है लाइबिलिटी का और असेट्स का। तो बेसिकली यहाँ पे अब क्वेश्चन ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और अब अगर हम एक क्वेश्चन देख लें, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके बेसिस पे अगर हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का काम देखें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से चीज़ें दी हुई हैं। तो कैरेज ऑन गुड्स परचेज्ड, यानी ये आपका हो गया कैरेज इनवर्ट, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, ये आपका जाएगा पीएल अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट है, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट है, एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री लाइटिंग डायरेक्ट है, डेटर है आपका, ये असेट्स में जाएगा, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जाएगा यानी बैलेंस शीट में।
डॉक्स और क्लियरिंग है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, फायर इंश्योरेंस, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो एक्सपेंसेस का पार्ट है। फिर इधर कुछ इनकम का पार्ट है। तो हम सीधे इसमें इतना टाइम ना लगा के सीधे यहाँ पे देखते हैं जो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बना है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, परचेज है, परचेज लेस रिटर्न, यानी हमारा एग्जैक्ट जो नेट परचेज है वो आया 1,60,000। फिर कमीशन ऑन परचेज, तो हमने जो सामान खरीदा यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये यहाँ पे आ गया। कैरेज ऑन गुड्स परचेज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ आ गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट है, यहाँ आ गया। फैक्ट्री लाइटिंग का यहाँ आ गया। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ है। डॉक एंड क्लियरिंग क्यों आया है, क्योंकि आप कई बार रॉ मटेरियल या सामान खरीदने के लिए आप विदेश से मंगाते हो, तो आपको क्या होगा, उसको क्लियर कराना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई। और यहाँ क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न यानी नेट सेल्स आपका आ गया। उसके बाद देखिए आपका चूंकि सेल्स का पार्ट ज़्यादा है और एक्सपेंसेस का पार्ट कम है, तो आपने यहाँ क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, जिसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला और उसके बाद यहाँ पे फिर क्रेडिट साइड में इसको ब्रॉट डाउन कर लिया। उसके अलावा जो अब यहाँ इनडायरेक्ट जितने एक्सपेंसेस और इनकम्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इधर आ गया, डिस्काउंट ऑन परचेज इधर आ गया। अब देखिए बाकी क्या है, कैरेज ऑन सेल्स, ये कैरेज आउटवर्ड है, एडवर्टीजमेंट, एक्साइज ड्यूटी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सारे खर्चे आपके आए। और अंत में क्या निकल के आए, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हमने बताया था कि ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ट्रांसफर होगा, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट आप देखिए सीधे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। आप देखिए इसमें लिक्विडिटी के बेसिस पे बनाया है, इसकी जो मार्शलिंग की गई है वो लिक्विडिटी के बेसिस पे की गई है। तो आप देख पा रहे हो इसमें ग्रुपिंग नहीं की गई है लेकिन मार्शलिंग की गई है। तो मार्शलिंग का मतलब क्या होगा कि लिक्विडिटी या परमानेंसी के बेसिस पे आप करते हो, और यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी के बेसिस पे किया गया है। तो कैश इन हैंड पहले है, फिर डेटर है, फिर क्लोजिंग स्टॉक है, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर फिक्स्ड एसेट्स आने लगी, और क्या है, मोटर कार है, प्लांट है, पेटेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इधर आ गई। और लाइबिलिटी साइड में आप देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो गया देखिए। और फिर ड्राइंग जो आपने निकाली थी वो लेस हो गया, और इनकम टैक्स आप पेमेंट करते हो वो भी माइनस हो गई। तो एग्जैक्ट आपकी कैपिटल की क्या है वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये हमारा पूरा इस हिसाब से बैलेंस शीट बनता है। और ये बनता है फॉर द ईयर एंडेड, और ये बनता है एट, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन दिखाता है और ये पूरे एक साल का फ्लो दिखाता है, तो इसलिए फॉर द पूरे ईयर का होता है, और ये एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, इसलिए इसका एट पे बनता है। तो आज की क्लास में इतना ही। और कुछ और एंट्रीज हैं, आप इसको देख सकते हो। देखो मैंने बताया था असेट्स इज इक्वल टू आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। तो असेट्स का नेचर होता है डेबिट और कैपिटल लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। तो आपकी जो भी बैलेंस शीट में चीज़ें होंगी वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, असेट्स वाली डेबिट होंगी, और आपकी लाइबिलिटी वाली क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ें जो हमारी एंट्री दी हुई है, ये कहाँ से उठाए हैं भाई साहब, इसको देखना जो भी होगा। खैर आप देखिए यहाँ पे देखिए असेट्स सारी डेबिट हुई हैं और के नेचर के हिसाब से, और लाइबिलिटी वाली सारी चीज़ क्रेडिट हुई, और आप टोटल देखेंगे तो टोटल सबका इक्वल हो रहा है। 15-15 ये 30,500, 35,500, 36,500, और इधर आप देखेंगे तो 36,500। तो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी यहाँ पे हो रहा है। अब आप देखिए कि हमने की टर्म्स क्या पढ़े हैं पूरे चैप्टर में, तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो अब यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला पार्ट जो हमारा बचा है वो बचा है हमारा एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए हम जो है अब अगले पार्ट में वीडियो के पढ़ेंगे, मतलब जो बाद में आएगा। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज हमको करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप इसको जो है बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, और कुछ भी पूछना हो, डाउट आप क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। और देखिए एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा बार बार, कि ज़रूरी नहीं है कि जो जहाँ पे जो क्लासेस अन्य क्लासेस हैं, आपको अगर उसमें 13 घंटा पढ़ा रही हैं, आपको पूरा ट्रेडिंग पीएल कक्षा 11 के बच्चों की तरह पढ़ा रही हैं, तो ही सही है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन उस हिसाब से बनने नहीं, और अपना सिर्फ टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। आप स्मार्ट वर्क करो और आप घोड़े बनो, गधे नहीं। तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए बस इतना है।